तो हेलो क्लासिक्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत प्यारे होंगे, अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत मजे से हुई होगी। तो बच्चों अभी आपकी चल रही है वैकेशन, समर वैक सॉरी विंटर वैकेशन, और इसके जस्ट बाद एक महीने के बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। और मैं आपकी फरवरी की एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं आपके जो बचे हुए पोर्शन है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, अभी आप इसके जस्ट बाद क्लास 7 में जाने वाले हो। क्लास 7 में की आपकी पूरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उन सब के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की जो सॉल्यूशन वीडियो वो आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 8 क्लास 6 आईसीएसई सिलेबस का द राइज ऑफ मगध। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तो ध्यान दें, ये वीडियो पूरी 2 पार्ट्स में आ रही है इस चैप्टर की। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके जस्ट पहले जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को हमने पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब मान लो हमारा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कोलैप्स हो गया, और उसके बाद जो है आपका अर्ली वैदिक और फिर लेटर वैदिक स्टार्ट होती है। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड है, और उसकी एंडिंग के बाद धीरे धीरे हमारा स्टार्ट होता है राइज ऑफ मगध। मगध जो है इंडिया के काफ़ी कह सकते हो जनपदों में सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी और मुख्य जनपद थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, जनपद के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से महाजनपद उस वक्त पाए जाते थे, उनके क्या काम थे, और उन जनपदों में कौन सी जनपद सबसे बड़ी थी, पावरफुल थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मगध में बिंबिसार के बारे में, नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के बारे में बताएंगे, आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, ये आपने सिकंदर के नाम कभी आपने हिस्ट्री बुक्स में तो किसी से सुना होगा। तो सिकंदर का जो रूल है, कैसे वो इंडिया में आता है, इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य से उसके साथ उसका युद्ध होता है, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द राइज ऑफ मगध। राइज मतलब किससे, ये जो मगध है, मगध एक बहुत बड़ी एम्पायर रहती इंडियन एंशिएंट इंडिया में। तो उस मगध का जो राइज होता है वो ग्रो कैसे करता है, इसके बारे में चैप्टर में पढ़ोगे। ये आपका आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 द राइज ऑफ मगध। फर्स्ट जो टॉपिक बच्चों है वो हम लोग यहाँ समझेंगे कि जनपदा क्या होती है और महाजनपदा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो वहाँ पे जो लोग थे वो हमने देखा कि सोसाइटी में, ग्रुप्स में, गांव में, विलेजेस में रहने लगे हैं। वर्ण व्यवस्था वहाँ पे जो काफ़ी पॉपुलर था, और फिर वहाँ पे जो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत वगैरह है उनकी स्टडी लोग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द पेस्टोरल आर्यन ट्राइब्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड roamed about in search of new pastures for their animals। देखो, पोस्ट पास्टरल आर्यन ट्राइब्स वो लोग होते हैं जिनकी कोई अपनी फिक्स प्लेस नहीं थी, वो जानवरों पे डिपेंडेंट रहते थे, खेती बाड़ी जहाँ तहाँ करते थे, घूमते फिरते रहते थे। वो क्या करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में जहाँ तहाँ भटकते हैं इन द सर्च ऑफ न्यू पास्चर फॉर देयर एनिमल। मतलब वो प्लेसेस जहाँ पे एनिमल्स को ना ग्रासेस मिल सके, उनके एनिमल्स के लिए एक फेवरेट कंडीशन वाली लैंड मिल सके, ताकि जो उनके एनिमल है वो अच्छे से ग्रो कर सके, उनकी खोज में वो यहाँ वहाँ भटकने लगता है। फिर जब लेटर वैदिक पीरियड आता है, दे बिगेन टू सेटल डाउन। तो वो क्या करता है, लेटर वैदिक पीरियड आते वो एक जगह सेटल डाउन होना स्टार्ट करता है। सेटल डाउन होने के बाद कल्टिवेट करता है। दिस वाज ड्यूरिंग द आयरन एज। ये वो समय है जब आयरन की खोज हो चुकी है। लोहे से बनी हुई सामग्री के बारे में लोग जानने लगे, उनसे बनी हुई सामग्री का लोग यूज करने लगे। When they used iron tools and implements to clear jungles and bring more land under cultivation। जब वो टूल्स, आयरन टूल्स का यूज करना सीखे तो उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका यूज करते हैं जंगलों को साफ करने में। जंगल को साफ करते हैं और अधिक से अधिक लैंड पे वो कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन करना मतलब खेती बाड़ी करता है। जब खेती बाड़ी करता है तो उसके बाद भाई ऐसा तो नहीं कि जितने सारे एग्रीकल्चर करेगा, एग्रीकल्चर से जितने सारे प्रोडक्शन होंगी वो सभी के सभी जो अनाज है वो एक ही साथ खाएगा, भाई उसको बचा के वो आगे के लिए भी रखेगा। जब अच्छी खेती होती है तो सरप्लस प्रोडक्शन होती है। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब जितनी हमारी आवश्यकता है पूरे साल भर खाने की, उससे कहीं अधिक हमने अनाज उगा लिया। फिर जब ये आप कर लेते हो, आप एक्स्ट्रा अनाज उगा लेते हो, फिर आप ना एक तरह से स्टेबल हो जाते हो, आपको खाने पीने की टेंशन नहीं रहती, जो कि आप एक बार अनाज साल भर के लिए उगा चुके होते हो। फिर इस तरह से उसकी में प्रॉस्पेरिटी आती है, वो धीरे धीरे और अमीर हुआ, थोड़ा सा मजबूत हुआ, वो अन्य क्रियाकलापों को किया और अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बनाया, सुधार किया। This is turn resulted in wars and conquest and the emergence of large states। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो हर एक लोग चाह रहा है कि हम क्या करें, अपने इलाके को, जिस जगह पे वो सेटल हो रहा है, उसकी जो लैंड है उसको एक्सपेंड करा जाए।
जब बात एक्सपेंशन की बात आती है तो हर एक लोग चाहता है कि मुझे मिले, मैं थोड़ा अमीर बनूं, मैं थोड़ा बड़ा बनूं, और इस चक्कर में जो कॉमन लैंड होती है वहाँ पे लोगों में लड़ाइयाँ होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही है, वॉर हो रही है, और वॉर होने के बाद जो लोग जीतते हैं वो पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इस तरह से जो है लार्ज स्टेट का निर्माण हुआ, जब कम्युनिटी को धीरे धीरे एक्सपेंड करते गया, अपने एरियाज को एक्सपेंड कर दिया, जब बड़े एरियाज बन गए तो विलेज बने, विलेज से शहर बने, फिर धीरे धीरे ये सिटी और कह सकते हो बड़े बड़े राज्य बनने लगे। और ये जो राज्य हैं उन्हें हम लोग जनपदा कहते हैं। हिंदी में जनपद होती है, और यदि आप अंग्रेजी में पढ़ते हो इसको तो लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जनपदास करते हैं। ये जो जनपदा वर्ड है इसकी मतलब होती है बेसिकली वो प्लेस जहाँ पे पीपल मतलब जो जन हैं, जो लोग हैं, वो अपना पैर को जमा लेते हैं। देखो जनपदा मतलब लोगों के जो पैर हैं वो एक जगह फिक्स हो गए, मतलब वो जो पहले घूमते फिरते रहते थे, जंगलों में भटकते रहते थे एग्रीकल्चर के लिए, कह सकते हो अपने एनिमल हस्बेंड्री के लिए, वो सभी क्या हो गए, एक जगह फिक्स हो गए। और वो प्लेसेस जहाँ पे वो सब फिक्स हो गए उसे बच्चों हम लोगों ने कहा जनपदा। द मोर पावरफुल जनपदास वर कॉल्ड महाजनपदास। और उनमें से सभी जनपदों में जो सबसे स्ट्रांग होते थे ना, पावरफुल होते थे, जिसकी एरिया काफ़ी बड़ी है, जिसके पास बहुत आर्मी है, बहुत पैसे हैं, आर्मी स्ट्रांग है, राज्य जो स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुशहाल है, अमीर है, तो उसे बच्चों हम लोग महाजनपदास कहते हैं। तो आई होप कि आपने दो चीज़ यहाँ से सीखी होगी। फर्स्ट की जनपद क्या होती है, जनपद का मीनिंग क्या होता है, और महाजनपदा क्या होती है। फिर हमने ये भी देखा कि जो जनपद है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और जो आयरन ट्राइब्स है वो अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में कैसे शिफ्ट हुआ, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो है वो किस प्रकार से आयरन एज में पहुंच जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनपदा होती है ना, वो थोड़ी और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो अब लोग सर इतने जानने का प्रयास करेंगे क्या, आप मुझे बता ही दो ना जनपदा क्या होती है। तो जो मैंने आपको बताया जनपदा जो बड़ी एरियाज होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, इसको स्टेट्स भी कह सकते हो अभी के टाइम में, वो होती है। और जो जनपदा होता है उसमें कई सारे जो विलेजेस हैं वो रहते हैं, उनमें से कुछ टाउन्स होते हैं, कुछ सिटीज भी होते हैं। द लॉयल्टीज ऑफ द पीपल शिफ्टेड फ्रॉम आइदर देयर जनाज और ट्राइब्स टू देयर जनपदास, दैट इज द territories to which they belong. Some of the Janpadas and Mahajanpadas were democratic republics ruled by representative elected by the people, that is Shakyas and Lichvis। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो जनपदा हैं वो कई सारे विलेजेस से बनी हुई रहती हैं, टाउन से, सिटी से बनी हुई रहती है। क्या कह रहा है कि इनमें से कई सारे जो जनपदाज हैं, महाजनपद हैं, वो डेमोक्रेटिक होते थे, यानी कि जो उसकी कह सकते हो शासक होता था, जो रूलर होता था उस जनपदा का, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती थी। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होती थी, यानी कि उनकी जो कंट्रोल है शासन पे वो लोगों के द्वारा करा जाता था। जिस प्रकार से अभी के टाइम में हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के द्वारा जो सरकार है वो चलाई जाती, जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो रूलर होते हैं उसको चुन रहे होते हैं। उनमें से कुछ नाम दिए हुए शाक्याज और लिच्छवी। द अदर स्टेट्स वर रूल्ड बाय किंग्स who were hereditary rulers। देखो कुछ कुछ स्टेट्स थे जो डेमोक्रेटिक थे, और कुछ कुछ थे जो हेरिडिटरी रूलर्स थे। आपको पहले के समय का पता है ना, जो राजा होता था उसी का बेटा राजा बनता था। और राजा कौन होता था, तो जो एक स्टेट्स है उसको रूल करने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कह सकते हो पावरफुल पर्सन होता था, उसे हम लोग राजा कहते थे। वही सारे डिसीजन लेता था उस स्टेट से रिलेटेड, कब वॉर करनी है, कब वॉर नहीं करनी है, अपने स्टेट्स को कैसे बचाना है, लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ इसके लिए मुहैया करवानी है, उन सभी के बारे में राजा सोचता था, जैसे अभी के समय में हमारी गवर्नमेंट सोचती है। जो हेरिडिटरी रूलर्स थे, इसमें क्या होता था कि जो किंग है उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो रूल कर रही होती है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होती है, यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं, इसका जो प्रॉपर प्रोसेस होती थी इलेक्शन वाली, जो लोग होते थे वो इसको चुनते थे। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट आप आगे देख सकते हो कि बुद्धिस्ट, जैन एंड वैदिक लिटरेचर of 6th century BC mention the existence of 16 जनपदा। देखो अब हम लोग बोले यार जनपदा यदि इंडिया में था उस वक्त में तो टोटल सर कितने जनपदा थे, कितने महाजनपद थे। तो भाई जनपद तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, पर 16 महाजनपद के बारे में हमें जिक्र मिलती है। अब बोलो सर ये हम उस वक्त के बारे में जानते कैसे हैं कि 16 महाजनपद हुआ करता था। बच्चों मैं इसके भी आंसर बताता हूँ। देखो क्या था, जो बुद्धिस्ट है, यानी कि हमने उस वक्त देखा कि जो बुद्धिज्म है, जैन रिलीजन है, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उस वक्त लिखी गई है। तो उस वक्त की जो किताबें हैं ना, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, वैदिक लिटरेचर है, वो इस बारे में जिक्र करता है, उसमें मेंशन करी गई है कि उस वक्त 16 महाजनपदा हुआ करता था। और ये कब की बात है, 6th century BCE। दैट मीन्स यदि मैं कैलेंडर के बारे में आपसे बात करूँ कि कैसे पढ़नी होती है, तो मान लो यहाँ बीच में एक लाइन दो, ये है आपका 0, यहाँ से आगे आप बढ़ते जाते हो और आप पहुँच जाते हो
25 यानी कि 2025 में आप पहुंच जाते हो, है कि नहीं। और इसके पहले यदि जाते हो तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े ना, 100 ईयर्स हुआ, 200 ईयर्स हुआ, 500 ईयर्स हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 2000 हुआ, तो इसके पहले भी तो टाइम थी ना, इसके पहले भी तो लोग थे जब इस कैलेंडर को हम लोग फॉलो करें उसके पहले। तो उस जब जीरो से पहले वाली बात होती है ना, उसके लिए हम लोग BCE लगाते हैं। तो यहाँ पे 100 BCE आया होगा, फिर एक 100 साल के पहले आया होगा, मतलब 200 BCE, फिर 500 BCE आया होगा, 600 BCE को हम लोग बोलते हैं 6th सेंचुरी, मतलब आज से करीब 600 साल पहले, सॉरी यहाँ से 600 साल पहले। और इधर हो गया हम लोग का 2025, यानी कि लगभग 2600 ईयर्स अगो महाजनपदा के बारे में हमें मेंशंस करी हुई मिलती है। Most of them were situated north of the Vindhyas. The political history of India during this period is story of conflict and continuous struggle for supremacy. तो आपको ध्यान देने की जितने सारे लोग थे ना, जो 16 महाजनपद है वो कहाँ पे, इनकी लोकेशन क्या थी, क्या क्या नाम था, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको बस इतने ध्यान रखने की इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट, विंध्याचल जो एरियाज होती है वहाँ पे बसे हुए थे। इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उस वक्त की, वो बड़ा ही डेंजर वाली थी। सारी जितने भी महाजनपदा था वो अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बताने के लिए, उस पूरे आसपास की महाजनपदाज में अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, स्ट्रगल करते थे। कुछ महाजनपदाज हैं जो पावरफुल बनकर के उभरे, उनमें से पहला नाम है वत्स, अवंती, कोशाल और मगध। और इसी में से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल्स में मगध के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखो एक और लाइन लिखी हुई है कि आउट ऑफ दीज अराउज 4 पावरफुल किंगडम। देखो कई सारे महाजनपदाज हैं, जनपदाज हैं, उनमें से 4 सबसे पावरफुल बनता है, वत्स, अवंती, कोशाला और मगध आपको याद रखनी है। और आज के चैप्टर में हम लोग बेसिकली मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इन चारों में से क्या होता है कि फाइनली मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल। अब इन चारों में से सबसे जो पावरफुल बनता है वो मगध बनता है, इसीलिए हम लोग मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग सर ये वर्ष अरवंती कोशाला करने पड़नी है भाई, देखो हिस्ट्री में उन्हीं चीज़ों की जिक्र मिलती है जिसने बहुत बहुत बढ़िया काम करा हो, अपने जिसने बहुत बहुत ज़्यादा बुरा काम किया हो। जैसे नेपोलियन आप पढ़ोगे आगे जा करके, उनको हम लोग याद रखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को याद रखते हैं क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा बुरी करतूत करी थी। फिर महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन को हम लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम करा था। हम लोग नेल्सन मंडेला को याद रखते हैं क्योंकि इसने लोगों के लिए कार्य करा था। तो जो बहुत अच्छा कार्य करता है या फिर जो बहुत बुरा कार्य करता है उनको याद, बीच वाले लोगों को तो लोग याद रखते ही नहीं है। आप यहाँ पे इंडिया के फिगर को देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये इंडस वैली है, सॉरी इंडस रिवर है। यहाँ पे देखो इंडस रिवर इधर आया हुआ, यहाँ पे तक्षशिला है ना। ये है कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, अशमक, है ना। यहाँ पे 2 अंग है। ये देखो मगध यहाँ पे मिलेगा। मगध जो बिहार झारखंड वाला एरिया था ना बच्चों, ये मगध था। मगध के ऊपर देखो यहाँ पे आपको काशी, कोशाला, मालवा, है ना। ये आपको विदेहा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ना। तो ये प्रॉपर 16 है, सबके प्रॉपर नाम दिए हुए नहीं है आपकी बुक्स में पर है। यहाँ पे देखो कुरु एक महाजनपद, डैश ये जो सर्कल दिखती है गोल गोल, ये एंशिएंट टाउन है ना। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखती है तक्षशिला हो गया, है ना। कुरुक्षेत्र हो गया, यहाँ देखो भरिग कच्छ हो गया, है ना। ये आपका प्रतिष्ठना हो गया। ये एंशिएंट टाउन है, उस वक्त के जो पुराने शहर थे उसके बारे में। और ये जो आपको डार्क दिखते हैं रेड कलर में दिख रही है, ये सभी के सभी आपके महाजनपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो को मैं शायद एक ही वीडियो में ही कंप्लीट ना हो जाए। चलिए फटाफट कंप्लीट कर ली देते तो आपको ज़्यादा वीडियो वॉच नहीं करनी होगी और एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर जो वो कंप्लीट हो सकती है। ये 1 शॉट वीडियो भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो किंगडम ऑफ मगध यानी कि मगध राज्य के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं। मगध का जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग बनता है ना, वो होता है बिंबिसार, रूल फॉर 52 ईयर्स। याद रखनी है आपको बच्चों, मगध में जो सबसे पहला रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर जो बनता है वो आपका बिंबिसार होता है। इसमें लोग 20 याद रखेंगे। फिर इसने 52 ईयर्स तक यहाँ पे रूल करी। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज थ्रू कंक्वेस्ट एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये देखो कितने खतरनाक बिंबिसार था। ये भाई क्या करता, अपनी एरिया को काफ़ी एक्सपेंड करा, मगध को काफ़ी बड़ा बनाया, मगध के टेरिटरीज को और ज़्यादा लंबा करा। और ये करने के लिए इसने क्या उपाय करे भाई, तो कन्क्वेस्ट करा, इसने युद्ध लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ के आसपास में जो जनपदाज था उसे अपने में मिला लिया। और इसने दूसरे एक और तरीके अपनाए, वो थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसने क्या करी, अपने आसपास के राजाओं के घरों से जो राज परिवार होते थे उनके साथ
कह सकते हो ना मैरिज का मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाया, यानी कि शादी ब्याह करा अपनी, मान लो किसी का शादी उसके यहाँ करवा दिया, उनके यहाँ की किसी के साथ अपने यहाँ करा दिया। तो इस तरह से क्या होता था, जब आपके पड़ोस के राजा और राज परिवार आपके रिलेशन में आ जाते हैं तो एक तरह से हमला होना बंद हो जाता है, आपकी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है, दोस्ती बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके बिंबिसार ने अपने राज्य को एक्सपेंड करा था। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो कन्क्वेस्ट है ऑफ अंगा ब्राउट द रिवर पोर्ट ऑफ चंपा अंडर हीज कंट्रोल। आप यहाँ पे एक और चीज याद रखना, अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा, मगध का राजा बिंबिसार है, और एक और एरिया है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग अंग। तो अंगा को जब कन्क्वेस्ट करा, उसे जब जीता गया और मगध में मिलाया गया, तो अंगा के मिलने से एक रिवर जो चंपा है वो आया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फ्लरिशिंग मैरीटाइम ट्रेड दैट मेड मगध रिच एंड प्रोस्पेरस। ये जो अच्छा चंपा सिटी है एंशिएंट इंडिया का, और ये कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ अंगा, तो ये अंगा का कैपिटल है। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग विद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, ये बिहार का प्रेजेंट डे का जो ईस्टर्न पूर्वी भाग है वहाँ पे चंपा है। इट इज आइडेंटिफाइड विथ 2 विलेजेस ऑफ दैट नेम ऑफ द साउथ बैंक ऑफ गंगेज रिवर ईस्ट ऑफ मुंगेर। अभी देखो प्रेजेंट टाइम में जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार की, वो इलाका जो है चंपा के कैसे बेसिकली अंग जो आपका महाजनपद है वो हुआ करता था। तो याद रखिए अंगा को कन्क्वेस्ट करा, और चंपा जो है रिवर पोर्ट यानी कि नदी किनारे है, और वहाँ से कैसे तो नहीं इसे ट्रांसपोर्टेशन करता है बोट के माध्यम से। तो चूंकि ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ये पूरी की पूरी जो कंट्रोल है वो एरिया के इसके अंडर में आ गया, किसके, मगध के। और इसके बाद इसने अपनी फ्लरिशिंग करा, उसको बढ़ाया चढ़ाया मेरी टाइम को, अपने कैसे तो ट्रांसपोर्ट को जो है, पहले के समय जो ट्रांसपोर्ट है वो तो आपका नाव से होता था उस वक्त, क्योंकि रेलगाड़ी तो है नहीं, बैलगाड़ी तो है नहीं, मोटर गाड़ी तो है नहीं, बस ट्रेन कुछ तो है नहीं, हवाई जहाज वगैरह भी पाया नहीं जाता था उस वक्त। तो भाई जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो सभी के सभी यूजुअली कोशिश किया जाता था कि नदियों से करी जाए। तो जो अंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बसा हुआ शहर था। आगे है द रिच डेपोजिट ऑफ आयरन ओर फाउंड इन दिस रीजन, और इसी रीजन में रिच डेपोजिट ऑफ आयरन ओर का जमाना है। लोग आयरन से बनी हुई चीज़ों को काफ़ी महत्व दे रहे होते हैं, उनकी यूज़ कर रहे होते हैं, उनको उनकी काफ़ी डिमांड रहती है बेसिकली, और वो जो आयरन ओर है वो बेसिकली इस इलाके में पाया जाता है। और इन सब की वजह से ये जो आपका पूरा का पूरा मगध एम्पायर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल इकोनॉमी वाला स्टेट्स बन गया था। बिम्बिसार बाउट द रिवर पोर्ट ऑफ चंपा अंडर हिज कंट्रोल। आपको याद रखनी, जो बिम्बिसार राजा है ना, इसने क्या करा था, चंपा को, जो स्टेट चंपा है तो चंपा रिवर पोर्ट है, उसे अपने कंट्रोल में लेकर रखा था। बिम्बिसार के बाद जो नेक्स्ट बच्चा हमारा राजा बनता है वो बनता है अजात शत्रु। बी के बाद आपको याद रखनी A4 अजात शत्रु, और ये ऑलमोस्ट 32 ईयर्स तक रूल करते। याद करो जो आपका बिम्बिसार है ये 52 ईयर्स तक रूल करे थे, और उसके बाद नेक्स्ट जो अजात शत्रु उसका जो पुत्र है वो 32 ईयर्स तक रूल करते हैं। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसने अपने पिता की तरह ही पूरे एरिया में एक्सपेंशन वाली नीति चलाया और अपने राज्य को और ज़्यादा एक्सपेंड करा। ही कन्क्वर्ड द नेबरिंग स्टेट्स एंड मेड मगध द मोस्ट प्रॉस्परस किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उसने क्या करा, कन्क्वेर करने की प्रोसेस है उसको लगातार जारी रहा, कई सारे एरियाज को अपने में मिलाया और मगध को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लार्ज और एक प्रॉस्परस किंगडम बना दिया। प्रॉस्परस किंगडम मतलब समृद्ध, जहाँ पे चीजों की ज्यादा कमी ना हो, ऑलमोस्ट सभी चीजें उसको मिल जाए। अजात शत्रु बिल्ट अ फोर्ट इन द विलेज ऑफ पाटलीग्राम विच लेटर ग्रेव इनटू द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। अब आपको यहाँ पे बच्चों की याद रखनी चाहिए चीज, इसको बोलते हैं हम लोग अजात शत्रु। ये जो अजात शत्रु है ना, बिम्बिसार का पुत्र है, मगध एम्पायर का सेकेंड रूलर है। इसने क्या करी, एक शहर, फोर्ट इन द विलेज ऑफ पाटलीग्राम, पाटलीग्राम में इसने एक फोर्ट बनाया, किला बनाया, जो बाद में लेटर ग्रेव इनटू द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जो बाद में पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र का कैपिटल सिटी बनता है। इसके जो सक्सेसर यानी कि इसके बाद के जो राजा आए बिम्बिसार के बाद, वो बहुत वीक थे एंड वर इवेंचुअली ओवरथ्रोन, और बाद में इतने वीक थे कि वो अपने एम्पायर को बचा नहीं पाते हैं, और अपने पिता और दादा के द्वारा बनाए गए जो एम्पायर है, ये मजबूत मगध एम्पायर, उसको बचा नहीं पाते। मगध में नेक्स्ट जो रूल आता है, नेक्स्ट जो रूलर आता है वो नंद डायनेस्टी से होता है, और ये का नाम, पूरा नाम होता है महापद्मनंद। आपको याद रखने की नंद डायनेस्टी की जो फॉर्मेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो महापद्मनंद ने करा था। किसने करा था, महापद्मनंद ने। और इसने क्या करा, नंदा डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट करा, और जो मगध है इसको ट्रांसफॉर्म करा इनटू ये माइटी एम्पायर, इसको और बड़ी एम्पायर में चेंज करा।